सबको स्क्रीन विजिबल है? सबको बेटा दिखाई दे रहा है? यस मैम। ठीक है, तो आज का टॉपिक है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसको हम नॉर्मल हार्ट फेलियर के नाम से भी जानते हैं। चाहे हार्ट फेलियर हो या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, बात एक ही होती है। ठीक है, तो अगर कहीं भी आपको शॉर्ट फॉर्म में CHF मिल जाए इन कार्डियो रिलेटेड, तो उसका मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ही होता है। ठीक है, तो आज हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसकी कॉजेस, साइन, सिम्टम, डायग्नोसिस, इन्वेस्ट और यहाँ तक कि उसकी ट्रीटमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट की भी आज के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, तो हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज abnormal clinical condition involving impaired cardiac pumping। मतलब कहने का मतलब है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या हार्ट फेलियर हमारे हार्ट की एक abnormal क्लिनिकल कंडीशन होती है, जिसमें हमारे जो कार्डियक की जो पंपिंग होती है ना, वो बराबर नहीं होती, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी बहुत धीरे कभी बहुत फास्ट। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे कार्डियक पंपिंग की अबनॉर्मलिटीज है, जिसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के नाम से जानते हैं। समझ में आया? यस मैम। अब इसकी हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो हार्ट फेलियर रेफर टू द इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप sufficient blood to meet the needs of the tissue for oxygen and nutrients। जैसा कि हमें मालूम है कि जो हमारा जो ब्लड है वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स टिश्यू, उनको मतलब वहां तक पहुंचाया जाता है ताकि उनको ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल सके। तो हार्ट फेलियर उस एबिलिटी को रेफर करता है जिसमें हमारा जो हार्ट है वो सफिशिएंट अमाउंट जो ब्लड का होता है, जो सफिशिएंट ब्लड अमाउंट है उसको प्रॉपर पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से प्रॉपर जो हमारी टिश्यूज या सेल्स है उनको प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं हो पाता। समझ में आया? यस मैम। क्या समझ में आया? हार्ट फेलियर ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हार्ट की जो मसल्स होती है वो सफिशिएंट ब्लड पंप नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से जो टिश्यूज होते हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ठीक है, ठीक है, अब आगे की बात करें। फ्लूइड ओवरलोड एंड डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन रिजल्ट व्हेन द हार्ट कांट जनरेट CO सफिशिएंट टू मीट बॉडी डिमांड। मतलब कहने का मतलब है कि जो फ्लूइड ओवरलोडेड हो जाएगा, मतलब हमारी जो बॉडी फ्लूइड है वो ओवरलोडेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे टिश्यू या टिश्यू के अंदर का जो परफ्यूजन है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर क्या है, प्रॉपर जो हमारा ये ऑक्सीजन है ना वो सफिशिएंट अमाउंट में उसे जनरेट नहीं कर पाएगा ताकि वो बॉडी को की डिमांड को पूरी कर सके। ठीक है, द टर्म हार्ट फेलियर इंडिकेट मायोकार्डियल डिजीज। नॉर्मली जो हार्ट फेलियर होता है वो मायोकार्डियल डिजीज की वजह से ही होता है। तो कभी भी हार्ट फेलियर अगर होगा तो वो इंडिकेट करेगा मायोकार्डियल, जो हमारी हार्ट की जो मायोकार्डियम लेयर है उसमें, उस लेयर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से वो हार्ट फेलियर में इन्वॉल्व है। मतलब ये कह लो कि जो हमारा मायोकार्डियम लेयर है उस वही उसका जो रोल है वो हमारे हार्ट बीट में या कार्डियक साइकिल में वो रोल करता है। ठीक है, तो अगर कभी भी अगर हार्ट फेलियर का कोई भी केस आए तो वो सबसे पहले जो इंडिकेशन करेगा वो मायोकार्डियल डिजीज को ही करेगा, जिसमें क्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम विद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, जिसकी वजह से क्या है, मायोकार्डियल डिजीज की ही वजह से जो हार्ट है वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा, और जिसकी वजह से क्या है, पल्मरी और सिस्टमैटिक जो सर्कुलेशन है उसमें कंजेशन हो गया है।
ठीक है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाया तो वो ब्लड आगे कैसे पहुंचेगा, ठीक है। और जब वो आगे ब्लड पहुंचेगा ही नहीं तो ना तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में रोल कर पाएगा, ना सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में रोल कर पाएगा। समझ में आया? यस मैम। Some causes of heart failure are reversible. कुछ जो हार्ट फेलियर की जो कॉजेज है वो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब रिवर्स में वापस आते हैं। वो डिपेंड करते हैं कॉजेज की, कारण क्या थी, ठीक है। मोस्ट ऑफ्टन हार्ट फेलियर इज प्रोग्रेसिव। ज्यादातर देखा गया कि जो हार्ट फेलियर है वो प्रोग्रेसिव है। लाइफ लॉन्ग डायग्नोसिस होता है, दैट इज मैनेज विद लाइफ साइकिल चेंजेस या मेडिकेशन टू प्रिवेंट एक्यूट कंजेस्टिव पीरियड। जो हार्ट फेलियर होता है वो रिवर्सिबल होता है, जिसमें देखा गया है कि जो हार्ट फेलियर है वो बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव होता है। वो लॉन्ग लाइन डायग्नोसिस पे डिपेंड होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें कुछ ना कुछ लाइफ स्टाइल में चेंजेस आते रहते हैं और मेडिकेशन का यूज किया जाता है ताकि हार्ट फेलियर की वजह से एक्यूट कंजेस्टिव एपिसोड ना होने लगे, मतलब हार्ट फेलियर और आगे जाके कुछ मतलब एक्यूट कंजेशन ना कर पाए। तो इसके लिए डायग्नोसिस होती है और साथ साथ मेडिसिन दी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं इटियोपैथोफिजियोलॉजी। इटियो रिलेट करता है कॉजेस से, पैथो रिलेट करता है डिजीज कॉज करने वाले पैथोजन से, और फिजियोलॉजी रिलेट करता है उनका एक्शन, मतलब कॉजेस में जो हमारे पैथोजन है वो कैसे काम करते हैं हमारे हार्ट फेलियर में, वो कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हार्ट में, ठीक है। तो इटियोपैथोफिजियोलॉजी में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें देखा है हार्ट फेलियर रिजल्ट फ्रॉम वैरायटी ऑफ कार्डियोवास्कुलर कंडीशन। जो हार्ट फेलियर की वजह से मतलब बहुत सारी कार्डियोवास्कुलर कंडीशन क्या होती है, होने लगती है, जिसमें हमारे क्रोनिक हाइपरटेंशन हो सकती है, CAD हो सकती है और वास्कुलर डिजीज भी हो सकती है, ठीक है। दिस कंडीशन कैन रिजल्ट इन डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा एंड डिक्रीज फीलिंग, और जिसकी वजह से मतलब ये कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों में क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट मायोकार्डियल डिसफंक्शन मोस्ट ऑफ्टन अकर बिफोर द पेशेंट एक्सपीरियंस मतलब साइन एंड सिम्टम, ठीक है। कहने का मतलब है जब भी किसी को हार्ट फेलियर होगा तो पेशेंट को क्या होगा, जो मायोकार्डियल डिसफंक्शन है ये मतलब उसको सिग्निफिकेंट मिल जाएंगे, ठीक है। उनके साइन और सिम्टम के जो सिग्निफिकेंट है, मतलब जो मायोकार्डियल साइन और सिम्टम्स होने से पहले ही मायोकार्डियल डिसफंक्शन के जो सिम्टम्स है वो मतलब सिग्निफिकेंट दिखाई देने लगेंगे, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, एडिमा, फैटिक, ठीक है, ये दिखाई देने लगेंगे। अब इसमें ये जो मायोकार्डियल डिसफंक्शन है वो क्या है, इज द मोस्ट ऑफ्टन कॉजेज बाय CAD। CAD का मतलब कोरोनरी आर्टरी डिसीज। बिल्कुल सही। तो जो मायोकार्डियल डिसफंक्शन मोस्टली जो ऑब्जर्व किया गया है वो किसके थ्रू हुआ है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के थ्रू हुआ है। तो CAD के थ्रू मायोकार्डियल डिसफंक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और उसके साथ साथ कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी मतलब कार्डियक की जो लेयर है ना, मायोकार्ड जो हमारे हार्ट की जो लेयर मायोकार्डियल पैथी, ये भी क्या हो जाती है, एनलार्जमेंट हो जाता है, मतलब जो उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आने लगती है। HNPN हो सकता है, वॉल्वुलर डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। पेशेंट विद डायबिटीज मिलाइटिस आर आल्सो हाई रिस्क ऑफ HF। जो इस पेशेंट को डायबिटीज मिलाइटिस होता है उसको हार्ट फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आर्थरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी। अगर कोरोनरी आर्टरी में अगर आर्थरोसिस हो जाए तो क्या होगा, इज द प्राइमरी कॉजेस ऑफ हार्ट फेलियर। जब भी कभी हार्ट फेलियर होगा तो उसका जो प्राइमरी कॉजेस होगा, मतलब जो हमारे हार्ट फेलियर का जो प्राइम कॉजेस, मतलब अगर कभी भी कोरोनरी आर्टरी में आर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाए तो उसकी वजह से जो प्राइमरी कॉज होगा, होने वाली जो प्रॉब्लम होगी वो हार्ट फेलियर ही होगी। And CAD found in more than 60% of patient with HF। और CAD तब सबसे ज्यादा
और ये भी देखा गया है कि जिन पेशेंट को हार्ट फेलियर है, ठीक है, जिनका हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेलियर जिनको प्रॉब्लम है, उसमें ये देखा गया कि उसमें जो 60% जो लोगों को अगर हमने देखा हार्ट फेलियर के केसेस में, अगर हमने ये देखा कि उसमें से 60% लोगों को सीएडी की प्रॉब्लम थी, ठीक है। अगर हम देखें कि हार्ट पे अगर कोई मतलब अगर हार्ट फेलियर के रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम उन हार्ट फेलियर के केसेस में देखी गई है कि हार्ट फेलियर के केसेस में उनमें से जितने लोग थे उसमें से 60% लोगों को सीएडी भी हुआ था, ठीक है। अब cardiomyopathy and inflammatory process such as myocarditis, valvular heart disease is also cause of हार्ट फेलियर। जो अगर कहने का मतलब है कि कार्डियोमायोपैथी हो जाए या इन्फ्लामेटरी कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाए, जैसे मायोकार्डाइटिस हो जाए या वल्वुलर हार्ट डिजीज हो जाए, तो उनकी वजह से भी हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? यस मैम। अब है several systematic condition can contribute to the development and severity of HF। मतलब कहा देखा गया कि several जो systematic condition है उनका contribution किसमें टू द डेवलपमेंट एंड सेवेरिटी ऑफ हार्ट फेलियर में है। मतलब जो हमारे सिस्टमैटिक कंडीशन है ना, बहुत सारे सिस्टमैटिक कंडीशन है और ठीक है, उनका जो कंट्रीब्यूशन हमारे हार्ट फेलियर के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा है, ठीक है। इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, और जिसकी वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, जिससे फीवर आ जाता है, ठीक है। आयरन ओवरलोडेड हो जाएगी, हाइपोक्सिया हो जाएगा, हाइपोक्सिया, सीवियर एनीमिया, ऑल ऑफ कंडीशन इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट ऑफ सेटिस्फाई ऑफ सिस्टमैटिक ऑक्सीजन डिमांड। और मतलब इसकी वजह से क्या, अगर ऑक्सीजन अगर मान लो इसकी वजह से आयरन ओवरलोडेड होगा, हाइपोक्सिया हो गया और बहुत मतलब सीवियर एनीमिया हो जाएगा, इस ऑल ऑफ कंडीशन जिसमें क्या है, जो इसमें क्या है, जो क्या होगा, इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट। जो हमारा कार्डिक आउटपुट होगा उसमें आयरन ओवरलोडेड होगा, हाइपोक्सिया और एनीमिया की प्रॉब्लम आएगी और साथ साथ इसमें सिस्टमैटिक जो ऑक्सीजन डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी। इतना समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसको हम बोलते हैं साइन एंड सिम्टम। तो अब हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जनरल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसमें है पेल साइनोटिक स्किन, ठीक है, जिसमें क्या होगा, विथ डिक्रीज परफ्यूजन टू एक्सट्रीमिटी। मतलब जो पेल स्किन क्या हो जाएगी, पीली पड़ जाएगी, और साइनोटिक स्किन मतलब स्किन अब कैसी लगने लगेगी, स्किन पीली भी लगेगी और नीली भी लगेगी, दोनों तरीके की लगेगी, ठीक है। डिपेंडेंट एडेमा भी हो सकता है, सूजन भी आ सकती है। डिक्रीज एक्टिविटी टॉलरेंस, जो एक्टिविटी टॉलरेंस है ना वो डिक्रीज हो जाएगा। अनएक्सप्लेन कंफ्यूजन होने लगेगा, और साथ साथ मेंटल स्टेटस भी क्या होगा, वो मेंटल स्टेटस जो होगा उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, ठीक है। आप ये देखो, ये जिसको भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या हार्ट फेलियर हुआ है उसके ये अगर लोअर लिम्ब की बात करें तो देखो सूजन आ गई ना, एडिमा हो गया उसको, तो ये जो देखो कैसा पफनेस फील हो रही है ना, देखो दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अकॉर्डिंग टू सिस्टम, ठीक है। तो क्लिनिकल जो हमारे साइन एंड सिस्टम है, अब हम बात करेंगे मतलब सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो हार्ट फेलियर में कौन कौन से मतलब साइन एंड सिम्टम है जो सिस्टम के अकॉर्डिंग देखने को मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ कार्डियोवास्कुलर की बात करें तो कार्डियोवास्कुलर में कौन से साइन एंड सिम्टम देखेंगे, एपिकल पल्स हो जाएगा, थर्ड हार्ट साउंड सुनाई देगा, कार्डियक मर्मर्स वो भी क्या है, साउंड ही है, ट्रैकीकार्डिया हो जाएगा मतलब बीपी हाई हो जाए, ठीक है। इंक्रीज जेवीडी होने लगेगा, ठीक है। अब है सेरेब्रो वेसिकुलर, इस सेरेब्रो का मतलब है, सेरेब्रो रिलेट करता है हमारे ब्रेन से, ठीक है। अब ब्रेन प्लस वेसल्स, तो सेरेब्रो वेस्कुलर, तो इसमें उसमें क्या होने लगेगा, लाइट हेडनेस होने लगेगी,
डिजीनेस फील होने लगेगी और कंफ्यूजन होने लगेगा। तो ये हमारे सेरेब्रोवेस्कुलर साइन एंड सिम्टम है। अब बात करते हैं जीआईटी में। जीआईटी में क्या प्रॉब्लम होगी? नोजिया होगा, एनोरेक्सिया होगा, हेपेटोमेगली होगी और एसाइड्स होने लगेंगे। ठीक है। रीनल में, किडनी में क्या प्रॉब्लम होगी? इसमें होगी डिक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग द डे, मतलब दिन के टाइम जो यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो डाउन हो जाएगी और नॉक्टूरिया होने ही लगेगा। ये इसके साइन एंड सिम्टम है। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी में। तो रेस्पिरेटरी में कौन से प्रॉब्लम होंगे? डिस्पीनिया हो जाएगा, ऑर्थोपेनिया हो जाएगा, पीएनडी मतलब पैरोक्सिस्मल नेक्टुरल डिस्पीनिया हो जाएगा, और है कफ ऑन एक्सर्शन व्हाइल सुपाइन, जब सुपाइन पोजीशन में लेटेंगे तो कफ होने लगेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इन डायग्नोसिस कह लो, इन्वेस्टिगेशन कह लो, कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये प्रॉब्लम होगी है या नहीं हुई है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम उसके लिए डायग्नोसिस का यूज करते, ताकि या डायग्नोसिस का यूज करते हैं, या असेसमेंट कह लो, या इन्वेस्टिगेशन कर लो। तो हमें किसी भी डिजीज का पता लगाने के लिए हमें इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस या असेसमेंट की जरूरत होती है। तो हम डायग्नोसिस की बात करते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे पता करें कि यही वो प्रॉब्लम है, जिससे क्या है ट्रीटमेंट इसके लिए लिया जा सके। इसमें आता है हमारा हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है। हिस्ट्री में क्या होगा कि हिस्ट्री में क्या होगा? उसका नाम होगा, एज कितनी है, मेल है, फीमेल है, उसका एड्रेस क्या है, कहाँ रहता है। ठीक है। और साथ साथ वो कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहा है, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, हार्ट रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी फैमिली में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, या उसका अभी हाल में कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, या अभी उसे कोई बीमारी या कुछ मतलब कोई बीमारी होके खत्म तो नहीं, ये सारी उसमें हिस्ट्री में आ जाती है। और साथ साथ फिजिकल एग्जामिनेशन में उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका फंक्शन, ब्लड टेस्ट, सब कुछ इसमें आता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी की जाएगी और साथ साथ ईसीजी भी की जाएगी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और इकोकार्डियोग्राफी दोनों की जाएगी, ताकि हमें प्रॉब्लम का पता चल सके। चेस्ट एक्सरे किया जाएगा, साथ साथ ईसीजी की जाएगी, विद 12 लीड के साथ ईसीजी भी की जाएगी। नेक्स्ट है कार्डियक कैथेटराइजेशन भी किया जाएगा, ताकि हमें प्रॉब्लम का पता लगा सके। ठीक है। अब आता है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? जिसमें हम कुछ सैंपल देते हैं और फिर हमें उसका मतलब रिजल्ट पता चलता है कि क्या मतलब हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम क्या चीज है। तो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में हम पता करते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कराते हैं, बीएन कराते हैं, टीएसएच कराते हैं, बीएनपी कराएंगे, और साथ साथ यूरिन एनालिसिस भी कराएंगे। ठीक है। अब आता है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट, कि अगर किसी को कार्डियक हार्ट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, तो हम उसके लिए मतलब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। और मेडिकल की बात करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट हम क्या करेंगे। तो इसमें क्या ओवर गोल ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट in HFR to relieve patient symptom, to improve function, status and quality of life and extend to survive। मतलब कहने का मतलब है जो मेडिकल मैनेजमेंट का जो हार्ट फेलियर के अंदर जो हम मेडिकल मैनेजमेंट का अप्लाई करते हैं, उसका मेन गोल ये होता है कि जो पेशेंट है वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के सिस्टम से क्या हो जाए, रिलीव हो जाए, और उसके जो हार्ट का जो फंक्शनल स्टेटस है वो इम्प्रूव हो जाए, ताकि उसकी जो लाइफ की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाए, जिसकी वजह से वो काफी दिनों तक सरवाइव रह सके। तो ये मेडिकल मैनेजमेंट का गोल है। ठीक है। अब है मेडिकल मैनेजमेंट बेस्ड ऑन द टाइप। जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो टाइप से बेस करता है कि कैसे टाइप का, तो उसमें सीवियरिटी है एंड कॉज ऑफ हार्ट फेलियर तो हम देखा जाएगा। मतलब मेडिकल मैनेजमेंट कि कौन सी टाइप का हार्ट फेलियर है और सीवियरिटी कैसी और किससे है, तो इसको देख के ही हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। अब आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। कौन कौन से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इंक्लूड होंगे इसमें? एलिमिनेशन एंड रिड्यूस एनी एटियोलॉजी, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर,
स्पेशली दोज दैट मे बी रिवर्सिबल, स्पेशली जो रिवर्सिबल है उनको क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है। रिड्यूसिंग द वर्कलोड ऑफ हार्ट, और क्या करेंगे, हार्ट का जो वर्कलोड है उसे कम करने की कोशिश करेंगे। ऑप्टिमाइज ऑल थेरेपी रेजिम, और जो भी थेरेपी हार्ट फेलियर के लिए यूज की वो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। प्रिवेंट एक्सरसेरिबेशन ऑफ हार्ट फेलियर। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑप्शन वेरी अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ पेशेंट कंडीशन, मतलब जो हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का जो ट्रीटमेंट देते हैं वो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही होती है, इसलिए जो हम ट्रीटमेंट का ऑप्शन रखेंगे वो पेशेंट की कंडीशन को देख के ही रखेंगे। एंड मे इंक्लूड बेसिक लाइफ चेंजेस, और साथ साथ ये भी उसके साथ साथ पेशेंट के बेसिक लाइफ चेंजेस को देखकर हम ट्रीटमेंट का ऑप्शन रखेंगे, ठीक है, जिसमें ओरल, आईवी, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होगा, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन कैसा होगा, मैनिपुलेशन ऑफ असिस्टिव डिवाइस कैसा होगा, सर्जिकल अप्रोचेस कैसे हैं इंक्लूडिंग कैप, ओपन हार्ट सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन क्या करना है वो पेशेंट की कंडीशन को देख के ही हम अप्लाई करेंगे। समझ में आया? समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. अब है बेसिक लाइफ स्टाइल चेंजेस, जिसमें न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, रिड्यूसिंग रिस्क फैक्टर ये इन्वॉल्व है, ठीक है। मैनेजिंग ऑफ पेशेंट इंक्लूड प्रोवाइडिंग जनरल एजुकेशन, मतलब जो पेशेंट है उसको कैसे मैनेज करेंगे, हम उसको मतलब जनरल एजुकेशन देंगे, काउंसलिंग करेंगे, पेशेंट की साथ साथ उसकी फैमिली को भी काउंसिल करेंगे, किसके लिए, हार्ट फेलियर के रिगार्डिंग हम सबको काउंसिल करेंगे कि ये बताएंगे कि इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, क्या करना चाहिए, क्या जो जितने भी मतलब नॉलेज है वो हम पेशेंट और उसकी फैमिली को काउंसिल के थ्रू समझाएंगे। इट इज इम्पोर्टेंट पेशेंट एंड फैमिली अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ heart failure and importance of their participation in the treatment design, मतलब और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट और की जो फैमिली है वो हार्ट फेलियर के नेचर को समझ जाए और साथ साथ इसके लिए पार्टिसिपेट करे, इसकी ट्रीटमेंट के लिए वो पार्टिसिपेट करे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। कि कई पेशेंट ऐसे होते हैं ना कि सर्जरी का नाम देख के ही या सुन के ही डरने लगते हैं, तो ये सारी जो चीजें होती है, सारा जो डर होता है वो हमें पेशेंट और उसकी फैमिली के मन से दूर करना होता है, इसलिए हम उनको काउंसिल करते हैं और प्रॉपर प्रोसीजर को समझाते हैं। अब है लाइफ स्टाइल कमेंडेशन इंक्लूड, लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ सोडियम टेक इन डाइट, इसमें क्या करेंगे हम, पेशेंट को कहा जाएगा कि मतलब डाइट में नमक को क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा, नमक खाने पे मतलब रुकावट रोक दिया जाएगा। अवॉइडेंस ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक, अल्कोहल, स्मोकिंग, मतलब और अगर पेशेंट अल्कोहलिक स्मोकिंग है तो उसको भी अवॉइड करने को बोला जाएगा। वेट रिडक्शन होगा, ये मेंटेन आइडियल बॉडी वेट, और अगर जैसे ओबेसिटी मोटापे में लोगों को हार्ट फेलियर के चांसेस ज्यादा होते, तो अगर कोई अगर ये प्रॉब्लम मोटापे की वजह से आया है तो पेशेंट को वेट रिडक्शन के लिए कहेंगे और साथ साथ उनको आइडियल बॉडी वेट के बारे में भी बताएंगे ताकि उसको फॉलो कर सके, और पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए भी कहा जाएगा, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, मेडिकल मैनेजमेंट हो गया। अब आता है हमारा फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, मतलब जिसमें हम मेडिसिन का यूज करके कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट करते हैं। तो फार्माकोलॉजी थेरेपी में आता है हमारा एसी इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, डायूरेटिक ड्रग, डिजिटल और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का यूज हम फार्माकोलॉजी थेरेपी में करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कॉम्प्लिकेशन कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो इसमें कार्डियोजेनिक शॉक होने का चांसेस होता है, डिसरिथमिया होने का चांसेस होता है, थ्रोम्बो एम्बोलिसिस हो सकता है और साथ साथ पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन होने के भी चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब है कैलिब्रेटिव थेरेपी, कैलिब्रेटिव थेरेपी में है ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉज, मतलब जिस कारण से उसे हार्ट फेलियर हुआ उसको ठीक करना,
हाई फॉलोअर पोजीशन होना, मतलब हाई फॉलोअर पोजीशन में बिठाना, ऑक्सीजन बाय मास्क एंड नेजल कैनुला का यूज कराना, मॉनिटर बीपी, एचआर, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी आउटपुट, इसको क्या करना, मॉनिटर करना, एवरी हर घंटे में मॉनिटर करते रहना, कंटिन्यूअस ईसीजी एंड पल्स ऑक्सीमीटर को देखते रहना, और डायनामिक मॉनिटरिंग करते रहना। ये हमारी कैलिब्रेटिंग थेरेपी के अंडर आता है, ठीक है। और इसके अंदर और भी चीज इसके अंदर और आती है, मॉनिटर डेली बॉडी वेट, और डेली बॉडी पेशेंट का जो डेली वेट है, बॉडी वेट है, उसको मॉनिटर करते रहना, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन का यूज करना, सर्कुलेटरी असिस्ट डिवाइस का यूज करना, ठीक है। अब बात आती है न्यूट्रिशनल थेरेपी। न्यूट्रिशन थेरेपी में क्या होगा, लो सोडियम का यूज करेंगे, अराउंड 2 to 3 ग्राम पर डे के हिसाब से लो सोडियम का यूज होगा। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड आर यूजुअली अवॉइड, एक्सेसिव अमाउंट स्मोकिंग और अल्कोहल को यूजुअली अवॉइड किया जाएगा, ठीक है। अब है एडिशनल थेरेपी में आता है हमारा सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, पीसीआई सीआरटी, ठीक है, जिसमें क्या है, ये एक पेसमेकर की तरह ही मतलब यूज करता है ताकि कंडक्शन हो सके। अब आता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आता है एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन एंड असेसिंग द पेशेंट रिस्पॉन्स टू द फार्माकोलॉजिकल रीजन, मतलब जो हम मेडिसिन पेशेंट को दे रहे हैं, ठीक है, और वो पेशेंट पे कैसा रिस्पॉन्स कर रही है, हमारे फार्माकोलॉजिकल रीजन में आते हैं। असेसिंग द फ्लूइड बैलेंस, और साथ साथ पेशेंट का जो फ्लूइड बैलेंस है उसको असेस करना, जिसमें वो कितना फ्लूइड ले रहा है, कितना आउटपुट कर रहा है, इसको भी असेस करना है। साथ साथ जो पेशेंट का जो डेली वेट है, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग उसे क्या करना, मेजर करते रहना, ठीक है। और साथ कब मेजर करना है, मोस्टली आफ्टर मॉर्निंग यूरिन, मतलब यूरिन मॉर्निंग में जब यूरिन पास हो जाएगा उसके बाद ही पेशेंट का वेट चेक करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अस्कल्टेशन ऑफ लंग्स साउंड टू डिटेक्ट इंक्रीज या डिक्रीज पल्मोनरी क्रैकल्स को, और मतलब इसमें क्या करना है, अस्कल्टेशन का यूज करना है, जिससे हमें लंग्स की साउंड का पता चल सके, जिससे हमें ये डिटेक्ट हो सके कि जो पल्मोनरी क्रैकल्स बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। डिटरमाइन डिग्री ऑफ जेवीडी डिस्टेंस, जो जेवीडी डिस्टेंशन है उसकी डिग्री को हमेशा डिटरमाइन करते रहना चाहिए। आइडेंटिफाई या इवेलुएट करना चाहिए डिपेंडेंट एडिमा, अगर किसी को एडिमा हो गया तो उसको आइडेंटिफाई करें और उसको एलिवेट करते रहना चाहिए। बीपी, पल्स और कार्डियक फंक्शन को हमेशा मॉनिटर करते रहना चाहिए, और साथ साथ स्किन टॉर्गर, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है डिहाइड्रेशन के थ्रू उसको भी एग्जामिन करते रहना चाहिए, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस में आता है हमारे एक्टिव इंटॉलरेंस से फैटिक रिलेटिंग इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड को बिकॉज ऑफ सीओ की डिक्रीज होने की वजह से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अब आता है नर्सिंग इंटरवेंशन, जिसमें हम क्या होता है, प्रमोटिंग एक्टिविटी टॉलरेंस, मैनेजिंग फ्लूइड वॉल्यूम, कंट्रोलिंग एंजाइटी एंड मिनिमाइज पावरलेसनेस,